Hello guys, how are you? Hope you are all good and fine. आज मैं आपके सामने आज हम एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपके सामने कोई पर्टिकुलर चैप्टर को डिस्कस कर नहीं करने वाला हूँ। मैंने जो अपने पुरानी वीडियोस हैं उन पे मैंने हर एक वीडियो में मैंने एक नए नए टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है, नए नए टॉपिक डिस्कस किया है और एक्सप्लेनेशन किया है। तो करीब 2 घंटे की वीडियो में मैंने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं टॉपिक्स को हम एक इसकी समरी के फॉर्म में उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है और उसको हम एक समरी की फॉर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक डिस्कस करे हुए हैं। हमने एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया हुआ है, उसकी स्कोप को डिस्कस किया हुआ है और रिलेशनशिप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ, वो हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी को हमने डिस्कस किया हुआ है, थ्योरी जो डिफरेंट पढ़ी है हमने। हमने प्राइमेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने सेल्स में जो बेसिक बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया हुआ है। साथ में हमने डिस्कस किया है, हमने फैमिली को डिस्कस किया हुआ है, बट इस फैमिली हमने मैरिज को अच्छे से डिस्कस किया है। हमने किनशिप को भी डिस्कस किया है। अब हम इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ही मैं डिस्कशन अपनी लेके चलूँगा, है ना। हमने क्या क्या हमने इन सारे टॉपिक्स पे हमने क्या क्या डिस्कस किया है, वो हम ब्रीफ में हम उसको पढ़ते जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी को हमने समझा है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है, ह्यूमैनिटी की स्टडी करती है, ह्यूमन काइंड की स्टडी करती है। इसमें हमने एल क्रोबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने अरिस्टोटल जो थे, वो फाउंडर थे एंथ्रोपोलॉजी के। उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली गॉसिप है और इंसान जो है वो गॉसिपर है, जो कि अपने बारे में गॉसिप करता है। अब इसका हमने देखा स्कोप तो है ही है। इसका स्कोप ये प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं होते हैं, उनको ये सॉल्व करता है। जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको ये सॉल्व करता है। हमारे सोशल चेंज जो होती है सोसाइटी में, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। इवन हेल्थ को स्टडी करता है ना। हेल्थ को स्टडी करता है और हमें बताता है किस तरह से हमें हेल्थ को हमने इम्प्रूव करके रखना है। तो ये हमें डिस्कस हमें एंथ्रोपोलॉजी हमें बताता है कि हमने जो पॉली गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज बनाने के लिए, कि किस तरह के पॉलिसीज बनानी है और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ये एंथ्रोपोलॉजी गाइड करता है, हमारे डिफरेंट इश्यूज को सामने लेके आता है। एंथ्रोपोलॉजी कल्चर को स्टडी करता है। हम इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस, हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं इसमें, और हम समझते हैं कि क्या है सोसाइटी, हमारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, उनके रोल क्या हैं। फैमिली के बारे में पढ़ता है, किनशिप्स के बारे में पढ़ता है, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ता है, इकोनॉमी के बारे में पढ़ता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन है। इसके ह्यूमैनिस्टिक साइंस के साथ इसके रिलेशन है। इसके हम देखेंगे कि इसके सोशल साइंसेस के साथ रिलेशन है। इसके इसका सिमिलरिटीज भी हैं, इसकी डिसिमिलरिटीज हैं ह्यूमैनिस्टिक्स के साथ, साइकोलॉजी के साथ। फिर हमने आर्कियोलॉजी के साथ इसका रिलेशन है, साइंसेस के साथ इसका रिलेशन है, मेडिकल साइंसेस के साथ, लाइफ साइंसेस के साथ ये रिलेटेड है, हिस्ट्री के साथ इसका रिलेशन है। इसका अर्थ साइंसेस जो है हम डिस्कस करते हैं, उनके साथ इसका रिलेशन है। हम अर्थ साइंसेस में क्या पढ़ते हैं,
हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, हम इसमें भी एंथ्रोपोलॉजी में हम क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ते हैं, हम अर्थ्स को हम स्टडी करते हैं, लेयर्स जो होती हैं सॉइल्स की उसको हम स्टडी करते हैं, हम लाइफ साइंसेस में हम सेल्स को पढ़ते हैं, हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, हम एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, इंसान की ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट जो अ, जैसे हम हेल्थ को स्टडी करेंगे, हम पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करते हैं, हम न्यूट्रिशन को स्टडी करते हैं, ह्यूमन मैनकाइंड की न्यूट्रिशन स्टडी करते हैं, ताकि हमें एक बैलेंस न्यूट्रिशन हमें किस तरह से बनाना है हमने उसको स्टडी करना है। इस पे हम इसमें एनालिटिकल व्यू पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमने इसमें हम इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी इसमें हम एक सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे है साइकोलॉजी, वो क्या करता है, वो बिहेवियर को स्टडी करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करता है, ये भी ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी। हम कल्चर और पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट हम इसमें पढ़ते हैं, मार्गारेट मीड हैं, रुथ बेनेडिक्ट हैं, ये इसमें कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। हम इसमें जब हमने देखा मेडिकल साइंसेस से हमने स्टडी की, हम हिस्ट्री हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में हम पास्ट को हम स्टडी करते हैं। इसमें हम प्री हिस्टोरिक कल्चर को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम आर्ट को स्टडी करते हैं, कैसे वो पेंटिंग करता था केव्स के अंदर, वो रहता था शेल्टर्स में, उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, हम इसमें स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसकी इसकी सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं। हम जब पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन तो हम उसमें डिस्कस करते हैं लमार्क को। लमार्क ने बताया था कि इसने दो पोस्टुलेट्स दिए थे, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज एंड इनहेरिटेंस ऑफ द अक्वायर्ड कैरेक्टर। किस तरह से कैरेक्टर जब अक्वायर कर लेता है ह्यूमन स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, तो वो कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं, वो आगे ऑफस्प्रिंग में भी पास ऑन हो जाते हैं। अब यूज एंड डिसयूज में इसने लामार्क ने डिस्कस करके बताया कि जो ऑर्गन हम यूज करते रहते हैं कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, वो ऑर्गन ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और वही ऑर्गन हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म ये था कि इसने बताया तो है कि लमार्क की है क्या एवोल्यूशन, इसने बात करी, इसने जो म्यूटेशन फैक्टर है, जो आइसोलेशन फैक्टर है, उनका रोल क्या है एवोल्यूशन में, वो ये डिस्कस नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, हम इसमें हमने रैट की एक्सपेरिमेंट की स्टडी की थी। इसमें कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिसने लमार को सपोर्ट किया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने लमार की थ्योरी को अपोज किया, तो इसका क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ। उसके बाद जब फिर अगली थ्योरी थी, वो थी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। तो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्योरी एक्सप्लेन की थी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। तो नेचुरल सिलेक्शन में इसने बताया कि क्या होता है। इन्होंने हमने इसमें डिस्कस करते हुए इन्होंने बताया कि वेरिएशन जो है इंसानों ह्यूमन वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होती है ना, वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन होती है।
और इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में भी बताया कि जो इन ऑर्गन्स के जो स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो अडेप्ट हो जाते हैं, जो अडेप्ट कर पाते हैं एनवायरनमेंट में, वो सरवाइव कर पाते हैं, और जो नहीं अडेप्ट कर पाते वो नहीं सरवाइव करते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो दुनिया से वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद अगली थ्योरी जो डिस्कस की थी, वो हमने आपको बताना है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, पोस्ट डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ने बड़े सारे क्रिटिसिज्म झेले। इसमें इसने वेरिएशन तो बताई, बट काजेस क्या थे वेरिएशन को वो डिस्कस नहीं कर पाए। अब सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो थे उसमें बड़े सारे बायोलॉजिस्ट ने के कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अर्नेस्ट मायर है, ओके, देन डुभान्स की है, देन फिशर है, ओके। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन है, आइसोलेशन है ना, किस तरह से जो है इनब्रीडिंग है, नेचुरल सिलेक्शन है, वो किस तरह से जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ओके। इसमें हम वो स्टडी करते हैं, ओके। हम जब देखते हैं, हम स्टडी कर पाते हैं, हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी, एवल लिविंग स्पीसीज की कंट्रीब्यूशन की थी, उसमें स्टडी किया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ह्यूमन एवोल्यूशन तो हमने देखा, हमने सिंथेटिक थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसी को हम म्यूटेशन बोलते हैं। किस तरह से एक पॉपुलेशन जो है स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज एंड एनिमल स्पीसीज, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जब वो दूसरे एरिया में रहना शुरू कर देते हैं और वो दूसरे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उसमें जीन फ्रीक्वेंसी उनकी चेंज हो जाती है और उनकी एवोल्यूशन, उनमें एवोल्यूशन आ जाती है उसमें। इसी तरह से हमने बताया म्यूटेशन है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, कि अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है कि नेचर जो है सेलेक्ट करता है ट्रेड को, फिजिकल ट्रेड को, और वो ट्रेड जो है वो आगे इनहेरिट हो जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं। तो एवोल्यूशन की थ्योरीज से हमें पता चलता है कि हम आज की स्टेट में कैसे पहुंचे हैं। इंसान पुराने टाइम में कैसा था, आज के टाइम में उसमें क्या चेंजेस आई हैं, कैसे उसने एडवांसमेंट की है, कैसे वो उसमें एवोल्यूशन आई है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से उसने चेंजेस किए हैं। जैसे अब लाइफ जो हुई थी उसका ओरिजिनेशन हुआ था 4.5 बिलियन साल पहले अर्थ के ऊपर, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की फॉर्म में, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि 3 बिलियन साल पहले आप देखते हैं कि इन धरती पे होमो इरेक्टस का ओरिजिन होता है, और वो हम इससे वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम प्राइमेट्स, उससे पहले हम प्राइमेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्राइमेट्स क्या हैं बेसिकली, ये मैमल्स हैं, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कुछ, इनके 5 फिंगर्स होते हैं, इनके इनके जो इनमें बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, इनकी जो फॉरवर्ड विजन होती है ना, स्टीरियोस्कोपिक विजन होती है इनमें, ओके। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनमें स्मेल की रिडक्शन होती है प्राइमेट्स में, ओके।
प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्राइमेट्स बड़े टाइम से अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें, है ना, हम इनकी टैक्सोनॉमी को पढ़ें, तो हम देखते हैं कि हम इसमें दो डिविजन्स आती हैं। एक तो प्रोसिमियंस आते हैं और एंथ्रोपॉइड्स आते हैं। लोअर प्राइमेट्स और अपर प्राइमेट्स आते हैं। इसमें लार्शियस है, टॉर्शियस है। उसके बाद फिर न्यू वर्ल्ड मंकी है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है। न्यू वर्ल्ड मंकी में सिरकोपिथिसिडाई है, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में सार्किपिथिसिडी है। तो इसके अंदर हमें हम देखते हैं है ना, इसके अंदर हम देखते हैं चिंपांजी इसमें डिवीजन में आते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से वो आते हैं डिवीजन में, क्या बोलते हैं उसको, ओरेंगुटन आते हैं, फिर ये चिंपांजी आते हैं, गुरिल्ला आते हैं। ओके, फिर इंसान आते हैं, एप आते हैं, मैन आते हैं। तो हमने देखा कि हमारे एंसेस्टर्स, ये कहीं ना कहीं हमारे हम सबका एंसेस्टर जो है, अगर हम चलें, पीछे चलें, हम पास्ट में जाएं, तो हमें पता चलता है कि हमारे सदियों के एंसेस्टर्स जो हैं वो एक ही हैं। तो एक कोई था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे आगे जाके ये क्या हुआ है, डिफरेंट ब्रांचेस बनी हैं, अलग अलग स्पीसीज जो हैं, अलग अलग डायरेक्शन में उन्होंने उनकी एवोल्यूशन हुई है। तो हम है ना, तो हमारे एप्स हमारे एंसेस्टर्स हैं। जैसे हमने देखा, इसमें स्टडी किया कि जो इसमें पहले वो क्वाड्रूपेडलिज्म होता था, फिर उनका फेस जो है प्रोग्नाटिज्म था उनके फेस में, फिर धीरे धीरे फेस चेंज होता गया, ऑर्थोग्नेटिक फेस होता गया, है ना। जो एप हैं उनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट थी। ह्यूमन बीइंग की स्पाइनल कॉर्ड एस शेप थी, है ना। फोरामन मैग्नम जो था वो फॉरवर्ड प्लेस्ड था इसमें, और इसकी जो पेल्विस गिडल था वो ब्रॉड हो गया। उसके बाद फिर वो बेसिन शेप्ड हो गया, है ना। तो इसने बाइपेडलिज्म को सपोर्ट किया। उसके बाद फीमर जो था वो एंगल्ड इनवर्ड हो गया, और उसके अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई, चेंजेस आई, और हमने देखा कि किस तरह से इसने भी बाइपेडलिज्म को सपोर्ट किया। हमारे जो आ, आ, ये जो हमारे जो इसके ये टॉय थे, वो क्या थे, वो आर्क्ड शेप हो गए, उसने भी बाइपेडलिज्म को सपोर्ट किया। अब जो 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 हिंडलिम्स का जो टो था वो लाइन था, वो नॉन अपोजेबल था। अब थम्स का जो अब जो फोर लिम्स थे, वो उनके थम्स जो थे, अपर लिम्स कह सकते हैं, उनके थम्स जो थे वो अपोजेबल थे, अपोजेबल थम्स थे। तो इसलिए बाइपेडलिज्म जब आया, तो अपर लिम्स को टूल बनाने के लिए, खाना हंटिंग करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए इस्तेमाल हुआ जाने लगा। लोअर लिम्स और अपर लिम्स को जो है वो ग्रास्पिंग ऑर्गन बन गया। ओके, तो हमने इसमें सोशल बिहेवियर होता है। ये एक दूसरे को के ऊपर ये एग्रेशन ये बुलाते हैं एक दूसरे को। इनके नॉन वर्बल गेस्चर होते हैं। इनको इनमें इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये काफ़ी लंबे समय तक अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एप्स में, ये प्राइमेट्स में। तो
हम इनके सोशल बिहेवियर होता है, ये इनमें ये सिग्नल लैंग्वेज के साथ बोलते हैं, इशारों से ये बात करते हैं, इनमें एग्रेशन देखने को मिलता है, इनमें सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है। ये जब चलते हैं तो ग्रुप में चलते हैं, और मूव और ये हंटिंग करते हैं तो ग्रुप में करते हैं। इसमें एक जो इनमें से होता है वो डोमिनेंट होता है, वो सबको कंट्रोल करता है, और जो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो ये प्राइमेट्स को हमने डिस्कस किया। इनमें अपोजेबल थंब होता है। ओके, बिग टो जो है वो नॉन अपोजेबल होता है। ओके, फोरामन मैग्नम जो है वो फॉरवर्ड प्लेस्ड होता है। आईज जो है वो फॉरवर्ड प्लेस्ड होती हैं। विजन जो है वो स्टीरियोस्कोपिक होता है, और रिडक्शन होता है ऑल फैक्टरी फैक्शन में, यानी कि इनकी स्मेल की जो कैपेसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। ओके, तो हमने इनमें एप्स को स्टडी किया, हमने प्राइमेट्स को स्टडी किया, हमने किस तरह से कैसे रिलेशन होता है ह्यूमनिस्टिक साइंसेस का वो हमने डिस्कस किया। हमने डिफरेंट जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। हम इसमें जब हम अपने जो फाइलोजेनेटिक स्टेटस की बात करते हैं, तो हमारे सिलेबस में है अस्ट्रालोपिथिकिस, अस्ट्रालोपिथिसीम। तो इसकी भी दो फार्म होती हैं, ये दो बड़े, ये इनके एप जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे इनके, और ह्यूमन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, और ये वांडर करते थे, है ना। ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करते थे। ओके, तो इनके दो स्पीस इनके दो फॉर्म्स थी, एक अस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस थी, और एक अस्ट्रालोपिथिकस जो है वो ग्रेसाइल फॉर्म थी, एक रोबस्टस फॉर्म थी। ओके, तो इसके डिफरेंट जो है है ना, डिफरेंट जो फॉसिल्स हैं वो उनके नाम है, स्टालोपिथिकस एफरेंसिस है, एनामेंसिस है, अफ्रीकानस है ना। उसके बाद पैरांथ्रोपस बॉयसी है, पैरांथ्रोपस है ना, तो गरही है। तो ये आपस में इंटरेक्ट करते थे। इनकी स्पीसीज अर्थ के ऊपर रही थी। इन्होंने वेजिटेशन खाई थी, प्लांट्स खाते थे, ये फ्रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे। इनका जो ब्रेन था वो स्मॉलर ब्रेन था, एप के जैसे इनका ब्रेन था। उसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 450 से लेके 550 सीसी तक इसकी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती थी। उसके इनका जो था सैजिटल क्रस्ट इनमें प्रेजेंट था। इनमें चिन तो नहीं थी, इनके जास जो थे मैसिव थे, है ना। इनका फेस जो था वो प्रेग्नेटिक्स फेस था। इसके बाद जो अगला जो हम बात करते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में हमने देखा कि उसकी भी डिफरेंट जो है वेरिएंट्स वो हमने पढ़ने हैं। उसमें हमने पढ़ा, एक तो होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस पढ़ा। चाइना में एक हाउ खार्डियन करके एक फॉसिल में वो है साइट है, वहाँ पे हमें होमो इरेक्टस मिलता है, चाउ खार्डियन। तो होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस वहाँ से मिलता है, पैकिंग मैन भी बोलते हैं उसको, बोलते हैं। उसके बाद होमो इरेक्टस हमें इंडोनेशिया में मिला, हमें जेवानिकस जावा आइलैंड पे हमें एक ये स्पीसीज मिला। उसके बाद एक और जो था इसका होमो इरेक्टस हाइडलबर्ग जेनेसिस, ये इसकी वैरायटी हमें जर्मनी में मिली। तो मैं ये होमो इरेक्टस ऐसे पहले स्पीसीज थे, है ना, ऐसे स्पीसीज थे, लिविंग स्पीसीज थे, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में जे गए। ये अफ्रीका में इनका आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी बताती है कि ये अफ्रीका ये होमो इरेक्टस ऐसे स्पीसीज थे। आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। होमो इरेक्टस ने जिन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की, ये ब्रेंचाइजेशन तो नहीं करते थे, टेरेस्ट्रियल इनकी अडेप्टेशन थी। तो इन्होंने ये अफ्रीका से ये हम देखते हैं
कि इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके फॉसिल्स मिलते हैं। इनके एशिया में इनके फॉसिल्स मिले हैं, इनके अफ्रीका में इनके फॉसिल्स मिले हैं, इनके यूरोप में इनके फॉसिल्स मिले हैं। तो ये एक इसकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा थी। बाकी जो पहले हम पढ़ते हैं फॉसिल्स, उनकी इतनी प्रेजेंस नहीं थी। जिनकी जिनकी ये बाइपेड थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे और हंटिंग गैदरिंग ये करते थे और आर्ट को भी ये करते थे। और ये आप देखेंगे इसमें आर्ट को इन्होंने किया। इन्होंने केव्स में रह के इन्होंने पेंटिंग करते थे। ये टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जो स्टोन इन टूल इंडस्ट्री है ना। ओल्ड वन है, लोमेक्वियन है, उसके बाद एक्चुलियन है ना। उसके बाद ये मोस्टेरियन स्टोन टूल इंडस्ट्री है और इग्नेशियन स्टोन टूल इंडस्ट्री है, माइक्रोलिथिक स्टोन टूल इंडस्ट्री है। तो ये डिफरेंट स्टोन टूल इंडस्ट्री हम देखते हैं। हम लोअर पैलेलिथिक पीरियड में, मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में, अपर पैलेलिथिक पीरियड में और मेसोलिथिक पीरियड में हमें ये स्टोन टूल इंडस्ट्री हमें एग्जिस्टेंस में थी यहाँ पे। ओके। तो हम ने डिफरेंट वो भी बताए थे आपको। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मैंने आपको 7 इपोक्स बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद पीरियड्स जो थे वो 2 थे, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी पीरियड्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। इसी में 7 इपोक्स फॉल करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इरा, सीनोजोइक इरा, 3 इरास के बारे में बताया था। उसके बाद इयॉन्स भी बताए थे। तो इस तरह से कैसे हमारे एंसेस्टर्स की एवोल्यूशन हुई, कहाँ कहाँ वो रहते थे, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, है ना। उनका कल्चर को हम स्टडी करते हैं। तो हमारे जो फॉसिल है इनके सबके कल्चर थे। उसके बाद हमने देखा कि निएंडरथल्स हैं। निएंडरथल्स जो हमने देखे, उसमें एक तो क्लासिकल टाइप है, प्रोग्रेसिव टाइप है, ये इसराइल में मिली थी। क्लासिकल टाइप जो है वो हमें होमो वो हमें मिली थी जर्मन में, म्योर जॉ हमें मिला था जर्मनी में। तो ये डिफरेंट, ये इनमें चिन्ह तो नहीं थी, जॉस इनके लेस मैसिव थे। किन से? होमो इरेक्टस से। इनका इनके जो हेड थे वो रिसीडिंग फोरहेड थे। फिर इनमें जो फोरामन मैग ये सॉरी सुप्रा ऑर्गेनिक टॉरस जो था वो इनमें लेस प्रोमिनेंट था। सुप्रा ऑर्बिटल रिज भी हम इसको बोलते हैं। सैजिटल क्रेस्ट इनमें प्रेजेंट था। इनमें हमने स्केल्स को पढ़ना है। हमने इसमें देखा बाइपेडलिज्म था इनमें, है ना। इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो होमो सैपियंस से भी ज्यादा थी, करीब करीब 1250 से लेकर 1750 सीसी तक इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। होमो इरेक्टस की 750 से लेकर 1250 सीसी तक क्रेनियल कैपेसिटी थी। उसके बाद होमो सैपियंस जब आए ओरिजिन में, तो उसके हमने ग्रिमाल्डी है, चांसलर है, तो ये एक और स्पीसीज है, उसको हमने पढ़ा था। तो हमने देखा कि ये इनमें चिन्ह तो प्रेजेंट था, इनके मैसिव जॉस नहीं थे, स्मॉल कैनाइनिस थी, स्मॉल इंसीजर्स थे, है ना। फेस जो था ऑर्थोगोनैटिक फेस था इनका। फोरहेड जो था वो वर्टिकल फोरहेड था। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 1350 सीसी तक थी। तो ये बाइपेडलिज्म इनमें था। तो इनके कल्चर की बात करें, होमोसेपियंस अपर पैलोलिथिक पीरियड में आते हैं। इनमें 8 फॉर्म था। ये शेल्टर्स, केव शेल्टर्स में रहते थे या रॉक शेल्टर्स में रहते थे, ओपन लैंड्स में रहते थे। उस टाइम पे पहले जो क्लाइमेट था वो ग्लेशियर्स थे उस टाइम पे। पूरी अर्थ जो है वो आइस से कवर्ड थी। कुछ रीजन्स, इक्वेटोरियल रीजन्स, सब ट्रॉपिकल रीजन्स को छोड़ के बाकी सारी अर्थ जो थी वो आइस से कवर्ड थी। तो उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पे स्टालोपिथिकस थे, उस टाइम पे होमो इरेक्टस थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्लाइमेट जो था वो वार्म होता गया, ड्राई होता गया। वेजिटेशन जो थी वो ग्रासलैंड्स ज्यादा क्वांटिटी में दिखने लगे। और ये इंसान अब ग्रासलैंड, अब प्रीडेटर्स को पहचानने के लिए
दूर तक से अपने प्रेडेटर को पहचानने के लिए या हंटिंग करने के लिए अब दूर तक ये देख पाते थे बाइपेडलिज्म की वजह से। तो इनमें बाइपेडलिज्म होने की वजह से ये अपने प्रेडेटर्स को इजिली पहचान लेते थे, और यहाँ हंटिंग करनी होती थी ये भी उसको इजिली कर सकते थे। तो ये हमने डिस्कस किया इसमें। तो फिर उसके बाद जब हम आ जाते हैं हमने जो डिफरेंट इनकी जो फाइलोजेनेटिक स्टेटस है, हमने डेनिसोवन्स हैं, निएंडरथल्स के 4% डीएनए जो है यूरोपियंस का वो निएंडरथल से मिलता है। डेनिसोवन्स का साउथ एशिया के जो फॉसिल्स हैं एशियंस जो हैं उनके डीएनए में 4% जो है वो डीएनए डेनिसोवन्स है, इनके साथ उनकी रिप्रोडक्शन की। इसीलिए आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी अब हम डिस्कस करता हूँ। उसमें क्या बताया था कि होमो सैपियंस जो है ये अफ्रीका से इन्होंने माइग्रेट किया, यूरोप में माइग्रेट किया, इन्होंने एशिया में माइग्रेट किया, एशिया में डायनासोरस के साथ इन्होंने रिप्रोडक्शन की। तो इसीलिए 4% डीएनए हमारा मैच करता है डायनासोरस के साथ। और ये इन्होंने जो है सामना किया निएंडरथल्स का, क्योंकि ठंडे क्लाइमेट में रह रहे थे। 4% जीन्स जो थे अब उनसे डीएनए जो है अब 4% डीएनए मैच करता है किसके साथ, निएंडरथल्स के साथ। तो ये थी आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी, है ना। तो हम इसके साथ साथ हमने स्टोन टूल इंडस्ट्री देखी। हमने पहले बड़े बड़े पत्थरों से टूल्स बनते थे, चॉपर चॉपिंग टूल्स होते थे, है ना, हैंड एक्सिस होते थे, क्लीवर्स होते थे। उसके बाद टूल्स जो है थोड़े से स्मॉल साइज के टूल्स आने लगे। इसमें बाई फोकल फोकल पॉइंट्स होते थे, बाई फेसियल एक्सिस होते थे, है ना। उसके बाद ल्यूनेटिक होते थे, ट्रेपीज होते थे, है ना। फ्लेक्स इस्तेमाल फ्लेक्स बनाने लगा हमारे एंसेस्टर्स। वो टूल्स उसके बाद पॉलिश्ड टूल्स होने का इस्तेमाल बनाने लगा। वो टूल्स के साइजेस भी कम होते गए, कंपोजिट टूल्स का इस्तेमाल ये होने जाने लगा। इसमें वो क्या करते थे, हैंड एक्सेस बनाते थे, इसमें बो एंड एरो बनाते थे। बहुत ज़्यादा ब्रेन जो है वो डेवलप होने लगा, क्योंकि फायर की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, इंसान वो है वो कुकुड़ फूड को खाने लगा, इसलिए एनर्जी एक्सपेंड जो थी वो कम होने लगी। ब्रेन का विकास जो है वो ज़्यादा होने लगा, और ब्रेन की विकास की वजह से ये अपने टूल्स को बनाने लगा, है ना। लाइफ जो सेमी सेडेंट्रिक लाइफस्टाइल हो गई, इतनी ज़्यादा रनिंग ट्रैवलिंग करनी पहले जो करता था वो थोड़ी सी उसमें गिरावट आ गई। उसके बाद फिर जब हम देखते हैं, जैसे पैलियोलिथिक पीरियड हमने पढ़ा, इसकी बड़ी साइट्स हैं, है ना। ओल्डुवाई जॉर्ज है, तंजानिया है। तो इंडिया में साइट्स हैं बड़ी सारी हैं, बिन बेटका है, सोन वैली है ना। फिर हमने एल्टीबोले साइट देखी है, एस्टूरिया साइट्स हैं, है ना। तो सेंट एचुलियन सेंट एचुलियन है, ले मोस्टीरी साइट है ना, फ्रांस में ले मोस्टीरी भी फ्रांस में है, ले सेंट एचुली भी फ्रांस में है। यहाँ से हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं। ये सारी पैलियोलिथिक नियोलिथिक साइट पैलियोलिथिक साइट्स हैं। उसके बाद हम मेसोलिथिक टाइम पीरियड में हमें देखा कि टूल्स जो थे वो माइक्रोलिथिक टूल्स हो गए, चिप्ड टूल्स का इस्तेमाल होना जाने लगा, ब्लेड टूल्स आ गए, है ना। उसके बाद बोन्स के टूल्स क्या इस्तेमाल होता था, कोई ओस्टियोडोंटोकेराटिक कल्चर हमें देखने को मिला है। कहाँ पे, वहीं पे इस टाइम पीरियड में। तो फायर की डिस्कवरी जो है वो डिस्कवर की थी होमो इरेक्टस ने की थी डिस्कवरी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो नियोलिथिक पीरियड में नियोलिथिक सेल्स का इस्तेमाल हुआ जाने लगा, तो रिंग स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ जाने लगा, क्विरेंस टूल्स देखे जाने लगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर बी गॉर्डन चाइल्ड ने इसमें बहुत सारी चेंजेस आई। चेंजेस की वजह से इसने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया।
न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया। तो हमने आगे हम डिस्कस करते गए, हम समझते गए क्या क्या न्यूलिथिक सेल्स आए, है ना। उसके बाद न्यूलिथिक रेवोल्यूशन हमने देखा, न्यूलिथिक सेल्स को भी इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। तो हमने इन चीज़ों को आपने डिस्कवर करना है, अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से आपने जो है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने किस तरह से वो काम किस तरह से वो रहते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर वो मड हाउसेस में रहने लगे, है ना, केव्स में रहने लगे, रॉक शेल्टर्स में रहने लगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता गया, बॉडी में चेंजेस आने लगी, है ना। उसके बाद उसके कल्चर में चेंजेस आने लगी, फिर वो मड ब्रिक्स हाउसेस में रहने लगा। फिर हमने ये देखा कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन में इसमें पोट्री वो बनाने लगा, कि वो कैसे वो पोट्री को बनाने के लिए मिट्टी की पोट्री वो बनाता था, उसको डिफरेंट शेप्स देता था, फिर वो उसको हीटिंग करते थे, ब्लास्ट करने के जरिए उसको हीटिंग की जाती थी। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से इसको जब हम स्टडी में लाते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों को हमने हमें जब हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मैंने आपको डिस्कस करे अलग अलग चैप्टर्स के, अभी तक हमने किनशिप चैप्टर्स तक पढ़ लिया है। तो मैंने आपको हर चैप्टर से जो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी मेंस में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो आप देखते हैं, इनका एनालिसिस आप करते हैं, एक स्मार्ट वे में आप डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो टूल्स हमें देखने को मिले, छोटे टूल्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना। उसके बाद फिर अ, वो बर्न्ट ब्रिक्स में रहने लगा, बर्न्ट ब्रिक्स के हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने लगा। जैसे हम पढ़ते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, हमने कॉपर एज सिविलाइजेशन पढ़ी, हमने ब्रॉन्ज एज को डिस्कस किया, है ना, हमने डिफरेंट साइट्स को डिस्कस किया, है ना। तो ये साइट्स यूरोपियन साइट्स हैं, अफ्रीकन की साइट्स हैं, इंडियन की साइट्स हैं, एशियन में इंडियन की साइट्स को हमने डिस्कस किया, हमने इनकी एग्जीबिशन की है, और यहाँ से हमें कल्चर्स का पता लगाया है, किस तरह के टूल्स उस टाइम पे वो हमारे इंसेस्टर्स इस्तेमाल करते थे, है ना, और क्या उनकी इकोनॉमिक लाइफ थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी। ओके, ये हमने एविडेंसेस हमने गैदर किए, हमने आर्कियोलॉजिकल गैदरिंग की। देखो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक वन ऑफ द फोर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक तो है, इसके साथ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी है ना। उसके बाद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। तो इनको हमने स्टडी करना होता है होलिस्टिकली। तो हमने देखा कि साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। फिर ये साइट्स थी, नागार्जुना कोंडा, फिर ये लंजनाथ, फिर बुर्ज होम, गुल्फ कराल, फिर सराय नहरराई, चुपानी मैंडो, है ना, लोथल, ये कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, जैसे हड़प्पन साइट्स में हमने डिस्कस किया, लोथल, चुपानी मैंडो, सुरकोटाडा, सुरका जेंडर हमने डिस्कस करी, मेहरगढ़ को हमने डिस्कस किया, कैसे ये इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, ये रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे। उस टाइम पे इनके सील्स हमें मिलते हैं, ये ट्रेड करते थे। इनकी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, क्योंकि हमें जब एग्जीबिशन की थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो साइट्स की, तो वहाँ पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स मिले थे, और जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की एग्जीबिशन की थी, यहाँ पे मेसोपोटामियन के सील्स मिले थे। तो ये हम कह सकते हैं कि ये इन्होंने आपस में ट्रेड किया होगा।
है ना। और हमने और भी साइट्स मैं आपको बताऊं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल है, कहीं से हमें ग्रेट बाथ मिला, कहीं से हमें हमें साइट्स, हमें बियर्डेड मैन की हमें वो मिली, पिक्चर्स मिली, रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो हमें मिला, हमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हमें इन साइट से मिली, ये हॉर्स के हमें एविडेंसेस मिले, राइस के एविडेंसेस मिले, है ना। तो डॉग चेसिंग ए कैट की हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ओके, तो ये आपने इनको एविडेंसेस को कैसे हम इनकी एज निकालते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेटिंग मेथड, है ना। ये दोनों इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे रिलेटिव डेटिंग मेथड में आती है स्ट्रैटिग्राफी, आती है ना, टाइपोलॉजी आती है, देन पैलिनेशन आता है ना, पैलियोलॉजी आती है, उसके बाद ये फ्लोरीन, यूरेनियम, है ना। तो ये इसकी एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है जिसमें हम रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, इसमें आइसोटोप कार्बन 14 आइसोटोप भी हम इसको बोलते हैं। हम इसमें और क्या रेडियो कार्बन डेटिंग हम करते हैं इसमें, इसमें हम देखेंगे कि इसमें पोटेशियम, ये क्रिप्टॉन आर्गॉन की डेटिंग मेथड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। हमने इसमें कार्वे आरवे एनालिसिस हम करते हैं, इसमें और भी बड़े सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम फॉसिल्स की हम एज एस्टिमेशन करते हैं, हमारे कल्चर की, टूल्स की, रिमेन्स की हम डेटिंग करते हैं, मतलब उनकी एज निकालते हैं। पता चलता है कि ओल्डर्स जो है वो रिमेन्स कौन से हैं और यंगर रिमेन्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें स्टडी कर पाते हैं। इसके जब हमने ये डिस्कस करी थी, उसके बाद जब हम डिस्कस करते हैं इनमें, हम को देखते हैं कि हमने इनको स्टडी किया है, हमने इनको पढ़ा है, हम इसको हम स्टडी के लिए हमने जो डिफरेंट साइट्स थी उनकी एग्जीबिशन की है, टूल्स की हमने कैटेगराइजेशन की है, क्लासिफिकेशन की है, और स्टोन टूल्स की क्लासिफिकेशन करके हमने इनकी नेमिंग की है, और हमने एक इसको स्टोन टूल इंडस्ट्री का नाम दिया है। इसके डिफरेंट टाइप्स को हमने नेमिंग की है। मोड्स जो थे वो स्टोन टूल इंडस्ट्री के, वो हमने इनकी नेमिंग की। तो हमने जो है पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, जैसे मैरी लीकी है ना, डॉक्टर यूजीन डुबियस है, मीव लीकी है ना, डॉक्टर ओटो है। तो ये सारे पैलियोंटोलॉजिस्ट ने फॉसिल एविडेंसेस को डिस्कवर किया है ना। इनके नाम आपने जरूर बताने हैं। ओके, उसके बाद जब हम देखते हैं कि इन्होंने इन्होंने एग्जीबिशन की थी रीजन्स में, अपने स्टडी एरिया का जो रीजन था वहाँ पे इन्होंने उसको एनालिसिस किया, स्टडी किए, फॉसिल्स को स्टडी किया, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई, किस तरह से उसको रिक्रिएट किया जाता है, कि किस तरह से स्केल्टन एविडेंसेस जो मिले हैं, जहाँ क्रेनियल, जहाँ हमें स्कल मिला है, उसको स्टडी किया जाता है। ओके, तो है ना, तो हम स्टडी करते हैं स्कल्स के बारे में, उसकी फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं,
क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यही था इसमें एंथ्रोपोलॉजी में हमने इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ा है। हम एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं कि किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स खाते होंगे, रहते होंगे, है ना, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, कैसे वो ट्रैवलिंग करते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, है ना। तो डिफरेंट एक्टिविटीज को वो किया करते थे, डिफरेंट एविडेंसेस को वो स्टडी किया करते थे, है ना। तो हमने देखा डिफरेंट साइट्स हमने पढ़ी हैं, पैलोलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स, है ना, उनको हमने स्टडी किया है ना। ओके, तो भीमबेटका साइट्स है। ओके, और उसके बाद सोन वैली है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ हमें मिला है, इसको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। नर्मदा वैली में हमें नर्मदा मैन मिला था, जिसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं, होमो इरेक्टस का नाम दिया गया इसको, तो ये भी हमें मिला। तो एंथ्रोपोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें हम सारे अ, इसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में स्टडी करते हैं। इसीलिए हम हमारे सब्जेक्ट में, हमारे इसमें ऑप्शनल में, हमारे इसमें चैप्टर्स दिया हुआ है एक, रिलेशनशिप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ, मेडिकल साइंसेस के साथ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन वे में सब्जेक्ट्स जो हैं अपनी अपनी एरिया में स्टडी करते हैं, इसको हम रिलेट करते हैं, है ना। इसको स्टडी है मैन की, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है। हमने प्राइमेट्स को स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे प्राइमेट्स ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो हम आज ऐसे इस फॉर्म में क्यों हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें अपने एंसेस्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, हमें एवोल्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, हमें चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, लमार्क की थ्योरी को हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो किस तरह से एवोल्यूशन हुई होगी, हमारे एंसेस्टर्स क्या, उनकी फिजिकल फीचर्स कैसे थे, उनके, उनका ईटिंग हैबिट्स, उनका फूड कैसा था, है ना, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, उनकी पॉलिटिकल लाइफ उनकी वो कैसी थी, उसको हम स्टडी करते हैं। सोशल लाइफ क्या थी उनकी, वो केव्स में रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, कैसे फॉरेस्ट से वो हंटिंग गैदरिंग से वो कैसे, अब वो डोमेस्टिकेशन भी की उन्होंने, डोमेस्टिकेशन करते करते फिर उन्होंने एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया होगा, और एडवांसमेंट, ब्रेन की एडवांसमेंट भी साथ साथ में होती रही होगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जब एग्रीकल्चर आ गया तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी देखने को मिली, क्योंकि सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा, तो इसमें क्लासेस बनने लगी, रिच क्लास और पुअर क्लास बनने लगी। बहुत सारे न्यूट्रिशनल जो रिलेटेड जो बीमारियां थी, डिसीजेस थी, वो आने लगे उस टाइम पे। डिसीजेस, क्योंकि जब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, जब वो एक ही जगह में रह के वो डोमेस्टिकेशन करने लगा, एग्रीकल्चर करने लगा, तो उसके जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस तो आई, इससे उसको बहुत सारी बीमारियां भी लगना शुरू हो गई। जर्म्स जो है वो वायरस, बैक्टीरिया, ये सब से वो बीमार होने लगा। तो इनके हाँ, ये इंसानों के, हमारे जो होमो सैपियंस, सैपियंस हम क्या हैं, होमो सैपियंस सैपियंस हैं। तो हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है ना। अब पैलोलिथिक पीरियड की टाइमलाइन की बात करते हैं, तो ये कम से कम 3 लाख सालों से लेके 3 मिलियन ईयर्स से लेके
इसका टाइम पीरियड 10,000 BCE तक था। मेसोलिथिक पीरियड का 10,000 से लेके 8,000 तक पीरियड था। नियोलिथिक का 8,000 से लेके 4,000 BC तक इसकी टाइमलाइन थी। तो पैलियोलिथिक जो है, अगर हम देखें कि बहुत लाइफ को ओरिजिनेशन जब से हुई है, और जो होमो का जब से ओरिजिनेशन हुआ है, तो बहुत ही हम नए हैं। हम बहुत ही ज़्यादा, हमारा ओरिजिनेशन जो है बहुत ही रीसेंट है। हम डिफरेंट रीजन्स में रहे, फ्रूट्स खाए, नट्स खाए, एनिमल्स की हंटिंग की, है ना। तो हमारे में बदलाव भी आए, ब्रेन को डेवलप होने दिया, एवोल्यूशन धीरे धीरे होती गई, है ना। हम इसमें अडेप्टिव रेडिएशन हमारे में लागू होती है कि किस तरह से हम, हमारे कुछ ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट पेस में इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं। हमने इनको देखना है, स्टडी करना है। हाँ, तो आप ये देखो कि किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ, एवोल्यूशन हुआ, बढ़ते गए आगे, है ना। हमारे एंसेस्टर्स ने काफी कुछ जो है वो अपने आप में चेंजेस, हमारे एंसेस्टर्स ने चेंजेस लाई अपने आप में, है ना। वो कुक्ड फूड खाने लगा, वो राइस खाने लगा, एनिमल्स की हंटिंग करता था। जो हमारे गट माइक्रोबायोम थे, वो किसके लिए बने थे? वो बने थे नॉन वेजिटेरियन डाइट से। लेकिन हमारी डाइट जो है, एग्रीकल्चर के आने के बाद यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो हंटिंग और गैदरिंग सफिशिएंट नहीं थी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसीलिए एग्रीकल्चर का ओरिजिनेशन हुआ होगा, और सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और हमारे एंसेस्टर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए, तो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन भी करते थे, है ना। तो लाइफ जो थी नोमैडिक लाइफ थी, फिर उसके बाद सेमी नोमैडिक लाइफ आ गई, फिर सेडेंट्रियन लाइफस्टाइल आ गई। कल्चर की बात करें, कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आई हैं, कल्चर एवोल्यूशन हुआ है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है इंसान का। तो बायोलॉजिकल बायोकल्चरल फैक्टर्स हैं, तो इंसान, बहुत सारे फैक्टर्स हैं बायोकल्चरल फैक्टर्स फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन, हमने डिस्कस करा, हमने सब्जेक्ट पढ़ा, हमने प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस करा। तो हमने अभी तक हमने एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमेटोलॉजी हमने पढ़ा, द स्टडी ऑफ प्राइमेट्स को हम प्राइमेटोलॉजी कहते हैं, है ना। क्या इसमें जो है ओरेंगुटन हो गया, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्लास हो गए, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, हमने इनको हमने समझा, इनकी एवोल्यूशन हुई, ये साथ साथ में ये भी अ, इनकी एवोल्यूशन, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में ये भी एग्जिस्टेंस में थे, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलने लगी। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हमारी पॉपुलेशन
धरती पे सबसे ज्यादा हो गई, एनिमल्स की पॉपुलेशन घटती चले गई, तो हम सबसे एडवांस्ड स्पीसीज बन गए। उसका कारण था बाइपेडलिज्म, जो हुआ डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, और दूसरा कारण था ब्रेन की डेवलपमेंट, तो जिसने वजह से इंसान क्रिएटिव होता गया, इन्वेंशंस करने लगा और न्यू टूल्स टेक्निक्स को इन्वेंट करने लगा, अपने कल्चर में प्रोग्रेस करने लगा, है ना। हमने प्राइमेट्स का देखा, किस तरह से प्राइमेट्स हैं, एंथ्रोपॉइड्स, सर्कोपिथिसिडॉई, होमिनॉइड्स, होमिनिडाई, तो ये प्राइमेट्स की हम पढ़ते हैं फाइलोजेनेटिक स्टेटस, टैक्सोनॉमी हम इनकी पढ़ते हैं। हमने फॉसिल्स जो हैं, ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो इरेक्टस, हाइडेलबर्गेनेसिस, होमो सैपियंस, इनके हमने फॉसिल्स भी हमने डिस्कस करे। कल्चर एंड एवोल्यूशन की, सिविलाइजेशन की बात करें, कल्चर ईबी टाइलर ने बताया था डेफिनेशन कि कम्प्लेक्स होल है। सिविलाइजेशन का बारे में बताया कि जब कल्चर इवॉल्व करता है तो सिविलाइजेशन बन जाती है। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वेंशंस हैं, ये सारे सिविलाइजेशंस में आते हैं। कल्चर्स में हमारा आइडियाज हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये सारा हमारा कल्चर का पार्ट है। तो कल्चर को हम मेजर नहीं कर सकते, सिविलाइजेशन को मेजर कर सकते हैं। सिविलाइजेशन जो है वो एडवांस करती है, कल्चर जो है वो एडवांस करता है लेकिन स्लो पेस में एडवांस करता है। ओके, तो डिफरेंट ऑथर्स की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डेफिनेशन, स्कॉलर्स की डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे, पढ़ी है हमने। इसमें इंसान पैदा हो गया, उसके बाद आगे धरती पे आ गया और वो रहने लगा डिफरेंट क्लाइमेट्स में, अपने आप को अडेप्ट करने लगा, है ना। उसकी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी होने लगी, कल्चरल एवोल्यूशन भी उसका होने लगा, है ना। तो हमने देखा कि किस तरह से उसने अपने आप को डेवलप किया, ग्रो किया। तो सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी क्या है? वेब है सोशल रिलेशनशिप का। एक होता है हाउस होल्ड ग्रुप, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और किचन को शेयर करते हैं। एक होता है डोमेस्टिक ग्रुप, इसमें जैसे पीजी में रह रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, दैट इज ए हाउस होल्ड ग्रुप। डोमेस्टिक ग्रुप में बहुत सारी फैमिलीज जो हैं, जैसे जॉइंट फैमिली को हम एक डोमेस्टिक ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें आपके जो मेड्स होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं, वो भी फैमिली के साथ साथ एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, वो भी आ जाती हैं और आपके सर्वेंट्स भी इसमें आ जाते हैं डोमेस्टिक ग्रुप्स में। ओके, और हाउस होल्ड ग्रुप्स हैं। तो हमने प्राइमरी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया, सेकेंडरी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया, CH कोहली ने डिस्कस किया था। सोसाइटी है क्या, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है इनका, और सोशल स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बहुत सारे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं
ऑर्गेनाइज्ड वे में, और हर सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म्स होता है। हम यहाँ पे किनशिप भी रहती हैं साथ में, सोशल ऑर्डर बनाना रखना होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी ग्रो करने लगे, फैमिलीज ग्रो करने लगी। हमने देखा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए कहाँ रहता है, और जेनेटिक्स बेसिस भी हमने पढ़ा, आर्कियोजेनेटिक्स कि किस तरह से हमारे डीएनए जो है वो हमारे फॉसिल से जो डिस्कवर हुए हैं उनसे मिलता है, उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर किया, एनाटॉमी को हमने एनालाइज किया, उनकी हमने रेडियो कार्बन, हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कार्बन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग हमने की उनकी, और उनको हमने प्रिजर्व करके रखा है, और हमने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया है एज वेल एज कल्चरल एस्पेक्ट को हमने स्टडी किया है। तो ये एविडेंसेस हम देखते हैं तो बड़े जगह में, जैसे आप नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड पैलियोलिथिक पीरियड आपको यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी आया और एशिया में भी आया। इनके साइट्स भी मैंने आपको बताए, तंजानिया, एस्टूरिया, आर्टिबोले, है ना, सेंट एचूल, एचूल, ले मोस्टीरियर, ओके, देन इज़राइल में साइट्स थे इनके, मिडिल ईस्ट में साइट्स थी इनकी, है ना। तो बहुत सारे साइट्स, अब मेरे को नाम नहीं याद आ रहे हैं। अब आपने इसको याद रखने के लिए करना क्या होगा कि आपको उसको डिस्कस करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। उसको आपको रिपीटेडली आपको उसमें उसको वे में, उसको रिपीट वे में उसको डिस्कशन करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारी हमने देखी, एविडेंसेस को हमने स्टडी किया, डिस्कस किया, है ना। तो हमको इनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने इनमें करनी है। तो इसके बाद हमने डिस्कस कर चुके हैं मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। तो किनशिप की बात करें तो एफिनल किनशिप होते हैं, कॉन्सैंग्यूनियन किनशिप होते हैं, ये वेब है सोशल रिलेशनशिप का। इसमें हमें लेवी स्ट्रॉस ने जो दी थी अलायंस थ्योरी, किस तरह से एक्सचेंज होता है, रेसिप्रोसिटी होती है विमेन की, इसमें एक सोशल नेटवर्क ब्रॉड होता है, इसमें ऑर्डर एक बनता है, सोशल ऑर्डर, इसमें इंटीग्रिटी होती है, इंटीग्रेशन होता है ना। तो हमने देखा कि इसमें किनशिप, फॉर्म्स ऑफ किनशिप, इसमें यूनिलिनियल डिसेंट होता है, जिसमें हम प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होगी, इसमें सोशल ऑब्लिगेशंस कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो जब हम इन सब चीज़ों को, डिसेंट को हम मेल लाइन में देखते हैं, ट्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं पैट्रिलिनियल डिसेंट। और अगर हम इनहेरिटेंस अगर हमारी चलती है, सोशल ऑब्लिगेशंस हमारे चलते हैं, ट्रेस होते हैं अगर फीमेल लाइन में, तो उसको बोलते हैं मैट्रिलिनियल डिसेंट। एक होता है डबल डिसेंट, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें मैट्रिलिनियल डिसेंट होता है और पैट्रिलिनियल डिसेंट होता है। कुछ
जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें पैट्रिलिनियल डिसेंट चलता है, कुछ एक्टिविटीज में मैट्रिलिनियल डिसेंट चलता है, फॉलो किया जाता है। ओके, तो इसके आगे हम को बाइलेटरल डिसेंट है। इसमें इस तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, जब इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है मैट्रिलिनियल डिसेंट और पैट्रिलिनियल डिसेंट को, मींस इक्वली ये फॉलो किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल डिसेंट। तो एम्बिलिनियल डिसेंट होता है जिसमें आ, आपके पास चॉइस होएगी कि आपको मैट्रिलिनियल डिसेंट फॉलो करना है या पैट्रिलिनियल डिसेंट फॉलो करना है। आपका जो जितना भी आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपने इनहेरिट करनी है ना, कौन इनहेरिट करेगा, किसकी क्या सोशल ऑब्लिगेशंस होंगी, रिचुअल्स कौन से होंगे, कौन उसको करेगा, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ डिसेंट भी है, लीनिएज है, लीनिएज है, क्लैन है, देन फ्राइटरी है, मोइटी है, देन काइंडेड है। तो ये फॉर्म्स हैं डिसेंट ग्रुप्स के। तो एक ऐसा ग्रुप जो कि जिनका वो अपने आप को मानता है कॉमन एंसेस्टर, उनको बोलते हैं लीनिएज। एक ऐसा ग्रुप होता है जिनका मानते तो हैं अपना कॉमन एंसेस्टर लेकिन उसको ट्रेस नहीं कर पाते, वो मिथिकल हो सकता है। ओके, तो लीनिएज है, क्लैन है। तो डिफरेंट क्लैंस जब बनते हैं तो उनको गाइस हम इसके जब इंसान एवोल्यूशन उसकी होती गई तो किनशिप फैमिली उसने बनाई, देन मैरिजेस इंस्टीट्यूशंस कॉन्सेप्ट में आया, देन किनशिप आई। किनशिप क्या है हमने डेफिनेशन डिस्कस की। इसमें हमने फॉर्म्स ऑफ डिसेंट को डिस्कस किया। क्लैंस जब मिल जाते हैं तो फ्राइटरी बनता है। उसके बाद मोइटी आता है। मोइटी क्या करता है, सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो इसमें हम डिफरेंट ट्राइब्स को हम स्टडी किया। हमने हमने गारोस, खासीस, गॉन्ड्स, मुंडास, संथल्स, नायर्स, ओके, न्यूर्स ऑफ सुडान, मसाई ऑफ केनिया, देन Amazonian of Yanomama of Amazonia। देन ये हमने ट्राइब्स के बारे में हमने डिस्कस किया। हम इसके साथ हम इनके जो है काइंडर क्या करता है, जितने भी इंडिविजुअल के बायलेटरल जितने भी रिलेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं काइंडर। तो किनशिप में हम अलायंस थ्योरी पढ़े, हमने डिसेंट को स्टडी किया। रेडक्लिफ ब्राउन ने डिसेंट की थ्योरी को डिस्कस किया और बताया कि बेसिकली इसमें किस तरह से नेटवर्क जो बनता है, जो रिलेशन बनता है, वो किस तरह से मैट्रिलिनियल बनता है या पैट्रिलिनियल डिसेंट बनता है। डिसेंट के बेस पे थ्योरीज को एक्सप्लेन किया। और जो अलायंस थ्योरी थी उसमें बताया था कि मैरिज ऐसे कैसे एक फॉर्म मैरिज होती है और एक्सचेंज का माध्यम बनता है, नेटवर्क बनता है उसमें। और डिसेंट में
हम इसमें स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस को, सोशल ऑब्लिगेशंस को, रिचुअल ड्यूटीज को, हम कौन किससे करेगा, ठीक है, हु विल मैरी हूम, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं ब्रॉडली। हमने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, स्टडी किया है, डिस्कस किया है। हमने अलायंस थ्योरी को हमने समझा है, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स को हमने समझा है, अलायंस थ्योरी, डिसेंट थ्योरी, फिलिएशन क्या है, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन क्या है ना, कि फादर का चाइल्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं फिलिएशन। कंप्लीमेंट्री फिलिएशन उसको बोलते हैं जब हम सोसाइटी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पैट्रीलिनियल सोसाइटी लेता हूँ, तो इनमें जितने भी आपकी रिलेशन होंगे, नेटवर्क होगा, बॉन्डिंग होगी मदर साइड्स के रिलेटिव्स के साथ, उसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फिलिएशन। तो फिलिएशन, कंप्लीमेंट्री फिलिएशन, अलायंस एंड डिसेंट थ्योरी हमने डिस्कस की। हमने फॉर्म्स ऑफ किनशिप को पढ़ा, हमने हमने फॉर्म्स ऑफ डिसेंट ग्रुप को पढ़ा, हमने ओके टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स को पढ़ा, कॉन्सैंग्यूनियस एंड एफिनल एफिनिटी को हमने डिस्कस किया किनशिप में। तो बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, किनशिप बोलते हैं। डिफरेंट रिलेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, किनशिप बोलते हैं। तो किनशिप को हमने बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। फैमिली भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, और मैरिज भी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। हम बात करेंगे मैरिज की, तो उसमें डेफिनेशंस दी थी वेस्टर मार्क ने, डेफिनेशन दी थी जीबी मर्डॉक ने, कैथलीन नोगो ने मैरिज को स्टडी किया। तो सोसाइटी मैरिज बेसिकली हर सोसाइटी में मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, बट उसकी फॉर्म्स डिफर कर सकती है, जैसे पर इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो यूनिवर्सल नहीं है ना। किसी ने बताया कि जीवी मर्डॉक ने बोला कि इसमें मैरिज में क्या होता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होती है, रिप्रोडक्शन होता है ना। और जो कैथलीन गो थे उन्होंने बताया कि मनायर्स की स्टडी की कि मैरिज एक क्या है, वुमेन का रिलेशन विद वन और मोर मैन होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं जब होमोसेक्सुअल मैरिजेस के क्राइटेरिया को नहीं फुलफिल करती हैं। कैटल मैरिजेस जो कि बंटूस में होती हैं उसको सेटिस्फाई कैटेगराइज नहीं, आ, उसको इंक्लूड नहीं करती हैं। ओके, देन पोलीगैमी, मोनोगैमी, पोलीगैमी को इंक्लूड नहीं करती हैं। तो रूल्स हैं कुछ मैरिज के, एक्सोगैमी है, एंडोगैमी है, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के बाहर ही आप मैरिज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही आपको मैरिज करनी है, ये रूल्स है मैरिज के। हाइपरगैमी है, हाइपोगैमी है, जब एक मेल लोअर कास्ट फीमेल के साथ मैरिज करता है, एक फीमेल अपर कास्ट फीमेल के साथ एक मैरिज करता है। तो इसमें लॉस ऑफ मैरिजेस, रूल्स ऑफ मैरिज में हम देखते हैं मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है, कि थ्रू आउट लाइफ एक ही स्पाउस होती है। अब पॉलीगैमी में दो पार्ट्स होते हैं, इसमें एक से ज्यादा स्पाउसेस होते हैं। इसमें आता है पॉलीगैमी और आता है पॉलीजेनी। पॉलीगैमी आता है, पॉलीगैमी के आगे पॉलीजेनी है और पॉलीएंड्री है, मींस वन मैन मल्टीपल वाइफ्स। एंड पॉलीएंड्री, डोडा जैसे पॉलीएंड्री ट्राइब है।
वन वुमेन मल्टीपल हस्बैंड्स। तो ये हमने पैट्रीलिनियल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा, मैं मैट्रीलिनियल सोसाइटीज के बारे में पढ़ा। टोडास है, खासीस है, गारोस है। टोडास पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, पैट्रीलिनियल सोसाइटी है। नायर्स मैट्रीलिनियल सोसाइटी है। गारोस खासी मैट्रीलिनियल सोसाइटी है। मुंडास संतल्स पैट्रीलिनियल है। अशांति मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, अशांति ऑफ गाना, है ना। यानोमामा ऑफ अमेजोनिया है। न्यूर्स ऑफ सूडान है, पैट्रीलिनियल है। तो कुछ सोसाइटीज मैट्रीलिनियल है। तो मैट्रीलिनियल डिसेंट वहां पे देखने मिलता है। यहाँ पे पैट्रीलिनियल सोसाइटी है, पैट्रियार्की है, वहां पे पैट्रीलिनियल डिसेंट देखने को मिलता है। अब आज के टाइम पे डिबेट हो सकती है कि आज के टाइम पे पैट्रियार्की नहीं रही, आज के टाइम पे ना पैट्रियार्की रही ना मैट्रियार्की रही। आज के टाइम पे सोसाइटी में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। पैट्रिलिनियल डिसेंट भी होता है, आज के टाइम में बाइलेटरल डिसेंट देखने को मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में विमेंस के भी प्रॉपर्टी में राइट्स हैं जितने कि मैन के हैं। आज के टाइम पे वो भी रिचुअल्स में पार्टिसिपेशन करती हैं, उनकी भी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं, वैसे मेल की होती हैं वैसे ही फीमेल्स की भी हैं। तो आज के टाइम पे बाइलेटरल डिसेंट एग्जिस्ट करता है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारे जो जितने भी लॉज बने हैं वो भी जो है वो डिस कार्ड करते हैं पैट्रियार्की को, मैट्रियार्की को। ये तो कुछ फेमिनिस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की है ना। असल में देखा जाए तो अब सोसाइटी में बड़ी सारी मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन हो रही है, माइग्रेशन हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है सोसाइटी में, एजुकेशन हो रही है वीमेन की भी। तो वो भी अर्निंग मेंबर है, वो भी जो है प्रॉपर्टी में को इनहेरिट कर रही है ना। तो अब जो है ये खत्म हो गई है। कहीं सोसाइटी के कुछ पॉकेट्स में जहां पे इवन रूरल सोसाइटी में अगर हम देखेंगे, लेबर क्लास को भी देखेंगे, तो वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्क कर रहे हैं, दोनों की दूसरे के साथ इकोनॉमिकली कोऑपरेट कर रहे हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं जो हमें डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है, वो लॉ एंड ऑर्डर, वो उसमें पुलिस को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा इन चीजों को रोकने के लिए। माइंडसेट जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, मेल और फीमेल। ओके, तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो हम करते हैं डिस्कस, हम कर रहे थे, हमने देखा प्रेफरेंशियल मैरिजेस कौन सी होती हैं, जैसे क्रॉस कजन मैरिज है, पैरेलल कजन मैरिज है, क्रॉस कजन मैरिजेस है। ओके, देन लेवी रेट है, सोरो रेट है। ओके, ये प्रेफरेंशियल्स है। प्रोस्क्रिप्टिव रूल्स है, उसमें इंसेस्ट टैबूस आता है कि आप क्लोज रिलेटिव्स में आप मैरिजेस नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसी हमारी रॉयल फैमिलीज थी, कुछ ऐसी रॉयल फैमिलीज हैं, किंगडम्स हैं, जिन्होंने अपनी प्यूरिटी को बचाए रखने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखने के लिए अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स से शादी कर ली। जैसे क्लियोपत्रा ने पटोलेमी से शादी कर ली, दोनों सही सगे भाइयों से शादी कर ली, अपने ही सगे भाइयों से शादी कर ली क्लियोपत्रा ने। तो इन ब्रीडिंग के साइंटिफिकली बहुत ही डिसएडवांटेजेस हैं। इससे डिफॉर्मिटी आ सकती है ऑफस्प्रिंग में, इससे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। रिसेसिव ट्रेट जो है वो सरफेस पे आ सकते हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल ये डिसऑर्डर्स जो है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये उनको हो सकते हैं। ठीक है,
तो साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि आपको एक्सोगेमी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको क्लोज रिलेटिव्स में मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, कजन्स में मैरिजेस नहीं करनी चाहिए, आपको दूर जाके अपने स्पाउस को सेलेक्ट करना चाहिए। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी और हेल्दी चाइल्ड होगा। तो हमने लेविरेट, सोरोरेट, मोनोगैमी, एक्सोगैमी को हमने डिस्कस किया, पॉलीगैमी, मोनोगैमी को डिस्कस किया, रूल्स, लॉज ऑफ मैरिज को डिस्कस किया, है ना। तो अब डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी, जीबी मर्डॉक, देन कैथलीन गो, देन और भी स्कॉलर्स थे जिन्होंने इनके ऊपर स्टडी की, अपने डेफिनेशंस कोट की और बताया कि मैरिज क्या है। तो उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो हर फैमिली सोसाइटी में तो फुलफिल नहीं होती है, बट कुछ सोसाइटीज में वो फुलफिल हो जाती है। बट मैरिज इतना मानना पड़ेगा कि मैरिज हर इंस्टीट्यूशन में, हर सोसाइटी में आपको मैरिज एग्जिस्टेंस में दिखता है ना। तो ये है मैरिजेस के बारे में। ओके, तो हमने स्टडी करना है, थिंग्स को एक्सप्लेन करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है ना। तो अब मैरिजेस यो शुरुआत से तो नहीं होती होंगी, कहीं बीच में अभी कहा वेस्टर्न मार्क ने ये अपने अपने व्यू पॉइंट्स थे, उन्होंने कहा कि एक एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप उसकी डिजायर थी, इसीलिए मैरिज इंस्टीट्यूशन बना, एक रेगुलेशन हुई। पहले प्रोमिस्क्यूटी थी, आज भी एनिमल्स में प्रोमिस्क्यूटी है, लेकिन हम इंसान अपने आप को एडवांस इसलिए बोलते हैं, हम एडवांस हैं, बाकियों से एडवांस हैं, हम सोशल हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल। वो इसलिए है क्योंकि हमने अपने बिहेवियर को रेगुलेट किया, हमने मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन सेटअप किया ताकि सोसाइटी में क्योस ना हो, सोशल ऑर्डर बना रहे, एक सॉलिडेरिटी बनी रहे, एक नेटवर्क बना रहे। तो एक सोशल एक रिलेशनशिप है, एक या एक से ज्यादा मैन का, एक या एक से ज्यादा वीमेन का, इससे जो इनकी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको सोशली वो सोशली अप्रूव्ड होते हैं। तो हमने एक्सप्लेन भी किए ट्राइबल्स कंटेम्पररी सोसाइटीज में इसका रेलेवेंस है, एंथ्रोपोलॉजी इन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैरिजेस होती हैं, फैमिलीज हमारे हम फैमिली के पार्ट है, फैमिली एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिट है सोशल सोसाइटी का। तो हम इसको स्टडी करते हैं, फैमिली को हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि क्या करती है फैमिली, कैसे चलती है, स्टडी करते हैं इसको, समझ पाते हैं इसको। तो हमने इनको बड़े ही डिटेल में, बारीकी में इनको मैंने पढ़ाया है। तो मैरिजेस जो हैं उनमें आप देखेंगे कि बहुत सारी तरह की मैरिजेस हमने डिस्कस की है। अब जैसे टोडास है, पोलियंड्रस सोसाइटी है। अब जैसे जॉनसर बवार है, किन्नौरी है, यहाँ पे आपको पोलीजिनी पोलियंड्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो
अरेबियन सोसाइटीज में, सऊदी अरेबिया में, तुर्की में आपको पोलीजीनी प्रैक्टिस की जाती है। वहां आपने इसमें ट्राइबल्स की एग्जांपल स्कोर करनी है कि हम ट्राइबल्स को स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारा पास्ट है, ये हमारा पास्ट है। हमारा जो कल्चर जो था पास्ट में इनके जैसा था, हमारी जो सोशल लाइफ थी, हमारा जो बिहेवियर था, हमारे जो सराउंडिंग्स में, हम फॉरेस्ट में रहते थे, हम हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो ये ट्राइब्स, ये हमारे एंसेस्टर्स की सोशल सोसाइटी कल्चर ट्राइबल्स के जैसा था। तो कुछ ट्राइबल्स, कुछ सेक्शन सोसाइटी वो रहे फॉरेस्ट में, वो टाइम के साथ उन्होंने सिविलाइजेशन को नहीं अपनाया, अर्बनाइजेशन को नहीं अपनाया, और वो आज भी हंटिंग गैदरिंग में हैं। और जो जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को अपनाया, वो हम आज की जनरेशन है, हम लोग हैं। हम में भी लेवल डिफरेंट है, अर्बनाइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का, अर्ब मॉडर्नाइजेशन का डिफरेंट है। लेवल ऑफ हम में भी जो ग्रोथ है वो डिफरेंट है, अर्बनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। तो हर एक जो सेक्शंस हैं सोसाइटी की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सब जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको हमने डिस्कस करना है। कैसे वो पेस जो थी अलग अलग थी उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमने उसके बाद हमने फैमिली को पढ़ा, फैमिली में हमने डेफिनेशंस पढ़ी, वेस्टर्न मार्क की, जीवी मर्डॉक की डेफिनेशंस पढ़ी हमने। फैमिली क्या है, इम्पोर्टेंट एक यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। हमने टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ी, हमने मोनोगैमस फैमिली पढ़ी, पॉलीगैमस फैमिली पढ़ी, पॉलीजीनी फैमिली पढ़ी, पॉलीएंड्री फैमिली पढ़ी, न्यूक्लियर फैमिली पढ़ी, जॉइंट फैमिली पढ़ी, फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, matrilocal residence, patrilocal residence, on the basis of okay consanguineous family and affinity family and conjugal family. Patrilineal families, matrilineal family. Patrilocal family, matrilocal family. Neolocal family, avunculocal family, on the basis of residence, on the basis of rules of marriage, monogamy, polygamy family, on the basis of structure, nuclear family, joint family, टाइप्स ऑफ फैमिलीज हमने पढ़ी। हमने इम्पैक्ट स्टडी किया वेस्टर्नाइजेशन का, न्यू माइग्रेशन हो रही है, और न्यूक्लियर फैमिली जो है, जॉइंट फैमिलीज जो है वो ब्रेक हो रही हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा एग्जिस्टेंस में मिलती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फैमिली का। तो इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है वेस्टर्नाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऑन फैमिली। हमने टाइप्स ऑफ फैमिली देखी, है ना। तो ये हमने जो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में
डिफरेंट चैप्टर्स हैं फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। इन चैप्टर्स के डिफरेंट टॉपिक्स को मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है। इसमें सोसाइटीज हमने, ट्राइबल सोसाइटीज हमने पढ़ी हैं, गारोस, खासीस, जॉनसर बवार, भिल्स, गॉन्ड्स, कडार्स ऑफ केरला, टोडास ऑफ नीलगिरी हिल्स, खासीस, गारोस, मुंडल, संथल्स, गॉन्ड्स, भिल्स, ये सारी ट्राइबल सोसाइटीज हैं। कुछ मैट्रिलिनियल है, कुछ पैट्रिलिनियल है। तो ये किस तरह से स्ट्रक्चर, कौन सी ट्राइबल फैमिली कौन सा फैमिली स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है, कौन सी ट्राइबल फैमिली में डिसेंट, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट कौन सा है, ट्राइबल फैमिली में, कंटेम्पररी सोसाइटीज में, क्रॉस कंट्री में किस तरह का आपको टाइप्स ऑफ डिसेंट मिलता है, फॉर्म्स ऑफ डिसेंट मिलता है, चाहे वो पैरेलल डिसेंट हो, बाइलेटरल डिसेंट हो, यूनिलेटरल डिसेंट हो। डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जीवी बर्डॉक, कैथलीन गो, वेस्टरमार्क, हमने जेम्स फ्रेजर को डिस्कस किया, ईबी टाइलर को डिस्कस किया, रैडक्लिफ ब्राउन ने दी थी डिसेंट थ्योरी, और लेवी स्ट्रॉस ने थ्योरी ऑफ अलायंस दी थी। बुक्स हमने पढ़ी, जैसे लेवी स्ट्रॉस ने द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में डिस्कस किया था अलायंस थ्योरी को। एलएच मॉर्गन ने सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली में कॉन्सैंग्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को, एफिनिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। हम इसमें जो डिफरेंट किनशिप टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम पढ़ते हैं। किनशिप टर्मिनोलॉजीज की बात करें, चाहे इरोक्यूज है, हवाई है, ओके, देन इरोक्यूज है, देन सुडानीस है, हवाई, सुडानीस, इरोक्यूज, क्रो, ओमाहा। तो इन में ये किस तरह से, इनमें कौन कौन सी किनशिप टर्मिनोलॉजीज हमें मिलती है। डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजीज हैं कई सोसाइटी में, कुछ सोसाइटीज में जो है क्लासिफिकेटरी किनशिप टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ब्लड रिलेशन के बेस पे है फैमिली, जैसे एफिनिटी फैमिली है, कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली है, और ब्राइड प्राइस होता है ट्राइबल सोसाइटीज में। डोरी जो है वो सोसाइटीज में एग्जिस्ट करता है। अब चेंचूस है, रेन डीर ब्राइड प्राइस पे करते हैं। अब कैटल्स करते हैं नवाजो, ठीक है। ये स्टडी करते हैं। और भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वे बहुत सारे एलॉपमेंट करते हैं मैरिजेस करने के लिए, नेगोशिएशन करते हैं, है ना, सर्विस करते हैं,
ग्रूम ब्राइड के घर जाके सर्विस करता है। तो ब्राइड प्राइस पेमेंट दी जाती है ग्रूम के फैमिली के द्वारा ब्राइड की फैमिली को, इसको हम बोलते हैं ब्राइड प्राइस। ब्राइड वेल्थ, डोरी एक अलग चीज है। तो ट्राइबल सोसाइटीज में ब्राइड वेल्थ एग्जिस्ट करता है और डोरी जो है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो फंक्शंस ऑफ फैमिली है, सॉलिडेरिटी का फंक्शंस करते हैं। तो हमने पढ़ा, डिसेंट को हमने स्टडी कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया इन चीज़ों को। ओके गाइस, तो ये हम इस वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। थैंक्स गाइस, बाय बाय, टेक केयर।